यहाँ वो विंटर के वक्त में उसकी जनरेशन 2/3 से भी ज़्यादा कम होती है। अगर मैं इस साल की बात करूँ, इस साल इसकी जनरेशन तकरीबन 85% तक नीचे आई है। जब पिछले जून जुलाई में समर सीज़न में हमारे जो स्टेट जनरेटिंग कंपनीज़ है, बगलिहार प्रोजेक्ट और लोअर झेलम और अन्य प्रोजेक्ट के हिसाब से हमारे 1050 मेगावाट की बिजली की यहाँ जनरेशन हुआ करती थी जून जुलाई में। अभी ये मात्र 150 मेगावाट को सीमित है। आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो 1050 से 150 तक आना, ये तकरीबन 85% से भी ज़्यादा घटोती हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नदियों में यहाँ के जो स्ट्रीम्स हैं उसमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और हमारे जो पीपीए हैं, पीपीए जो हैं जो एनटीपीसी के साथ और उसके साथ ही न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के साथ भी थोड़ा कुछ है, और एनएचपीसी के साथ हैं, और अन्य जनरेटिंग कंपनीज हैं उनके साथ हमारा है। मगर विंटर के वक्त क्या होता है कि क्योंकि हमारे यहाँ हिल स्टेशन होने के नाते विंटर में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है बिजली की, और अन्य राज्यों में जहाँ विंटर का प्रकोप ज़्यादा नहीं होता है या ज़्यादा होता हो तो भी तभी, क्योंकि वहाँ डिमांड कम होती है, उस वजह से ये एनटीपीसी के जो पावर प्लांट्स वो मेंटेनेंस के लिए इस वक्त शट डाउन करते हैं, क्योंकि डिमांड कम होता है। हमें जो हमारा पीपीए है एनटीपीसी के साथ, उसका पूरा हमें पावर फ्लो यहाँ होता नहीं है विंटर में, वो भी हमें एक दूसरी किल्लत होती है। तो हमारी अभी जो डिमांड है, जो पीक डिमांड है 3000 से भी ज़्यादा 3200 मेगावाट तक की डिमांड है, मगर हमारी जो पावर अवेलेबिलिटी है पूरे सोर्सेस को मिला के, एनटीपीसी का, एनएचपीसी का, अन्य जनरेटिंग कंपनीज़ का, हमारा जो यहाँ जो यूटी का जो जेके एसपीडीसी है उसका जनरेशन सब मिला के हमें 1350-1400 मेगावाट ही अवेलेबल होता है। तो हमने पीपीए इसी दिशा में, क्योंकि ये हमें हर साल उसको झेलना ना पड़े, हर साल उसको किल्लत को फेस करने के लिए हम है ना पावर को पावर एक्सचेंज से खरीदना या दूसरे कोई किसी के साथ बैंकिंग करना, और हर साल भारत सरकार के सामने जाके हमें पावर की डिमांड देना, क्योंकि एक टेम्पररी मेजर है। हमने इस दिशा में परमानेंट कदम उठाए हैं। हमने हमारे जो सीबीपीएल के द्वारा जो जॉइंट वेंचर के एनएचपीसी के साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें तकरीबन हमने 40 से 50% तक का पावर, यानी हमने उसमें 950 मेगावाट के हमने पीपीए बंदोबस्त किए। जब पावर जनरेशन स्टार्ट होगा यहाँ से वहाँ से हमें पावर मिलेगा। 1650 मेगावाट की पावर हमने सोलर पावर प्रोक्योर करने के लिए जो सोलर कॉरपोरेशन, सोलर इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, सेकी, भारत सरकार का उपक्रम, उनके द्वारा हमने एग्रीमेंट किया। उसके साथ ही एक नया पीपीए, भारत सरकार की एक नई पॉलिसी है शक्ति पॉलिसी, उसमें जो कोल अलोकेशन है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग के द्वारा करके हमारे जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो एक उनके जो बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने उसको भारत सरकार के जो अरेंजमेंट के हिसाब से हमने जो बिड किया था पावर के लिए, हमें 500 मेगावाट रीज़नेबल रेट में, यानी 5 रुपये से 5.5 रुपये का बीच में एक फर्म बेस लोड पावर, मैं इसको और एम्फसाइज करूँगा, बेस लोड पावर का मतलब है कि ये पावर हमें 12 महीने भी हमेशा अवेलेबल होगी, जो सीजनल वेरिएशन इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ये पावर मिनिमम पावर, क्योंकि हाइड्रो पावर का सीजनल वेरिएशन को और सोलर पावर भी इसमें सीजनल भी होता है और उसका सोलर नॉन सोलर आवर्स का भी वेरिएशन होता है, बट ये बेस पावर मतलब ये हमेशा 24/7 अवेलेबल पावर है। इसके लिए हमें एग्रीमेंट अभी पीपीए हाल ही में एंटर करने वाले हैं जल्दी। इसकी जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल हैं ऑनरेबल एलजी साहब ने ऑलरेडी दिया है। तो मेरा ये कहना है कि हमने एक तो ट्रांसमिशन सेक्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया 5000 करोड़ से भी ज़्यादा लागत से। उसके साथ हमने लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट पावर प्रोक्योरमेंट के लिए हमने तकरीबन 3000 मेगावाट के पीपीए हमने एंटर किए। इसका
क्योंकि यहाँ के जो पावर डिमांड है, यहाँ का सीजनल वेरिएशंस हैं, यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कमर्शियल डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट, सबको नज़र रखते हुए हमने इसको किया। तीसरा हमारी जो तीसरा पहलू है कि एटीएनसी लॉसेस सबसे ज़्यादा 50% के करीब हमारे जो रिफॉर्म्स ओरिएंटेड आरडीएसएस जो स्कीम है उसके हिसाब से हमें इसको लगातार घटा के 25-26 तक उसको हमें 20% से नीचे लेके आना है। भारत सरकार ने आरडीएसएस स्कीम के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए के सैंक्शन किया है। ये जो इन्वेस्टमेंट है लॉस रिडक्शन प्रोग्राम के लिए दिया। लॉस रिडक्शन कंपोनेंट में होंगे सारे जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स लगाने का कंपोनेंट है, उसके साथ ही जो एरियल बंच यानी इंसुलेटेड केबल लगाना क्योंकि पावर फिल्परेज ना हो, उसके साथ ही सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डीटीस हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं उसको अपग्रेड करना क्योंकि वहाँ उसकी एफिशिएंसी बढ़े, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा उसको सारे सिस्टम को अपग्रेड करना, और कंज्यूमर बिलिंग और कंज्यूमर ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल करने एक रोबस्ट आईटी सिस्टम और कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को क्रिएट करके उसको लागू करना, जैसे अलग अलग पहलू आरडीएसएस के हैं। मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया था कि ये सारा रिफॉर्म्स हमारे लॉस रिडक्शन प्रोग्राम और लॉस रिडक्शन के रिजल्ट्स के बेसिस में उसकी फंड फ्लो हो जाएगी। तो ये इसी के हिसाब से हमारे जो यहाँ के जो पावर अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए ये टैरिफ ऑर्डर आज जेईआरसी ने इशू किया है। टैरिफ ऑर्डर के हिसाब से अगर हम यहाँ के लॉसेस देखेंगे, यहाँ का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, सैलरी एक्सपेंडिचर सब देखेंगे, हमारे लॉसेस अभी भी रहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ कंज्यूमर मीटरिंग अभी तक तकरीबन 50-55% ही हुआ है। कंज्यूमर मीटरिंग अबाउट 45% ऑफ द कंज्यूमर्स के पास अभी भी मीटर्स आई नहीं, क्योंकि हम फ्लैट मीटर के रेट में देते हैं। क्योंकि पूरी यहाँ की, मैंने पहले भी कहा कि एटीएनसी लॉसेस सबसे ज़्यादा है क्योंकि बिलिंग मीटर के अभाव में बिलिंग नहीं होती है, और फिल्परेजेस भी हैं, थेफ्ट भी हैं, इनएफिशिएंसी है, सिस्टमिक लॉसेस भी है, ट्रांसमिशन लॉसेस भी है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी है, पूरा मिला के 50% लॉस होती है। मैं पावर परचेस कॉस्ट के ऊपर थोड़ा आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। पावर परचेस कॉस्ट पिछले साल हमें पिछले वित्तीय वर्ष में 9,886 करोड़ 9,886 करोड़ का पावर हमने खरीदा था पिछले वित्तीय वर्ष में, और इस साल भी तकरीबन उतना ही हमें लगेगा। हम उसको क्योंकि थोड़ा सा हम रैशनलाइज किया पावर प्रोक्योरमेंट को, उस वजह से कॉस्ट क्योंकि लगातार वो बढ़ रहा था, अब उसके ऊपर हमने अंकुश लगाया, क्योंकि इस बार हमारा अनुमान है कि पिछले साल से बढ़ने के हम नहीं देंगे, क्योंकि उसका रैशनलाइज करके प्रॉपर एफिशिएंट मैनेजमेंट करके हम उसको है ना रिस्ट्रिक्ट कर। मैंने कहा कि 50% लॉसेस, उसका मतलब है तकरीबन 4,500 करोड़ का लॉसेस होता है, उसको बजटरी ग्रांट के द्वारा देना पड़ता है। जो जेईआरसी ने टैरिफ आज जो डिक्लेयर किए हैं, हमारी ज़रूरत उससे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि टैरिफ के द्वारा हमारे रेवेन्यू की ज़रूरत, मैं कहता हूँ रेवेन्यू की ज़रूरत काफ़ी है, मगर हम कंज्यूमर को टैरिफ शॉक नहीं दे सकते। कंज्यूमर के ऊपर एक भार हम ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो उसको जेईआरसी ने 15% बढ़ाने का, अक्रॉस द बोर्ड 15% बढ़ाने का उन्होंने निर्णय लिया है। और उसके साथ ये जो फिक्सेड चार्जेस हैं उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, मगर सरकार ने सारे फैक्टर्स को, सारे स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये जो 15% जेईआरसी का रिकमेंडेशन जो है बढ़ाने का, उसको नलिफाई किया। यानी हम पहले, यानी जो ये नया टैरिफ लागू होगा 1 दिसंबर के बाद, आज का दिन हम क्या करते हैं, जो टैरिफ का ऊपर 15% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाते हैं, इसको ईडी कहते हैं। ईडी ये टैक्स है, ये फॉर्म ऑफ टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सरकार ने निर्णय लिया है, ऑनरेबल एलजी साहब ने निर्णय लिया है कि इस ईडी को अबॉलिश करके 15% जो ईडी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को अबॉलिश करके
जो JERC ने 15% टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लिया है उसको इक्वल किया जाए, यानी 15% टैरिफ बढ़ गया, 15% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को अबॉलिश किया गया, नेट इम्पैक्ट नील, जीरो इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर्स। जो टैरिफ ऑर्डर में 15% बढ़ोतरी जो दिखाया उसको सरकार ने 15% अपना जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का रेवेन्यू को फोरगो करके नेट इम्पैक्ट कंज्यूमर के ऊपर कोई भी भार नहीं डाला। मैं आप लोगों से, सब लोगों से अनुरोध करता हूं, क्योंकि इस मैसेज को आप सभी पब्लिक को सही ढंग से पहुंचाइएगा, क्योंकि ऐसे एक मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाया जाए कि सरकार ने 15% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को बढ़ाया करके, बढ़ाया सिर्फ पेपर पर, जो कंज्यूमर से पहले लेते थे आज का दिन लेते हैं उतना ही लेंगे, जब 1 दिसंबर के बाद उतना ही लेंगे। देयर इज़ नो एक्चुअल इंक्रीज इन दी कलेक्शन फ्रॉम दी कंज्यूमर्स, यही है। और जो फ्लैट मीटर्स हैं, फ्लैट मीटर जहाँ जो मीटर से लिया जाता है, हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि लोग मीटर को लगाएं, अपने एक्चुअल कंजम्पशन जो है उसी के हिसाब से चार्जेस दें। तो उसके लिए उसको हम डिस्करेज करने के लिए, फ्लैट मीटर को डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि हर कंज्यूमर के सामने ऑप्शन है, ये अपना मीटर खरीद के मीटर लगवाने का ऑप्शन है, कभी भी लगवा सकते हैं। हम उसको जो चार्जेस हैं, फ्लैट रेट की जो चार्जेस हैं, हमने 30% बढ़ाई, 30% बढ़ा के उनका ऊपर 15% के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तो उसको हटा दिया, यानी इसका मतलब यह मात्र 15% फ्लैट रेट कंज्यूमर को बढ़ाया है। फ्लैट रेट कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, वो भी मीटर लगा के जो एक्चुअल रेट है उसी को अवेल कर सकता है, उसमें कोई ग्रीवेंसेस नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद यह है कि फ्लैट रेट को हम डिस्करेज करना चाहते हैं, कंज्यूमर मीटर लग, क्योंकि ये संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तकरीबन 45% लोगों ने के पास ये फ्लैट रेट हैं। तो उस वजह से हम ये नहीं कि ओवरनाइट सारे मीटर बदल नहीं सकते, हम चाहते हैं कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन है। जब स्मार्ट मीटर्स हम लगाएंगे तो सबके सामने वो लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने 4 लाख स्मार्ट मीटर्स लगाए, अभी सभी 22 लाख कंज्यूमर को स्मार्ट मीटर लगाने का हमारा प्रोग्राम, पुख्ता प्रोग्राम है, ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और लगाने का कार्यक्रम चलेगा। तो ये कहते मैं आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो से मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। कैरियर अड्डा जम्मू का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 8 साल से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्री कोचिंग के साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी मुहैया करवा रहा है। यहाँ पर SSC, MTS, JKSSB, बैंकिंग की तैयारी पूरे जोशो खरोश के साथ करवाई जा रही है। मौजूदा समय में 3000 से अधिक बच्चे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद उपयोगी मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही जो बच्चे सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशन भी दिए जा रहे हैं, तो देर किस बात की, आज ही आएं और कैरियर अड्डा में सोमवार से शुरू हो रहे बैच में अपनी सीट बुक करवाएं। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 9906187157, 01912583 जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।